गाइस, इस वीडियो की शुरुआत में मैं सबसे पहले आपको एक बहुत अच्छी खबर देने जा रहा हूँ। ये खबर ये है कि ऑलमोस्ट 1000 यूएस बेस्ड कंपनीज़ जो इस वक्त चाइना में सिचुएटेड हैं, जिनके प्लांट्स, जिनके ऑफिसेज, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब्स जो चाइना में सिचुएटेड हैं, अब वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ चाइना को छोड़कर इस कोरोना वायरस पैंडेमिक के बाद चाइना को ब्लेम करते हुए और चाइना को जिम्मेदार मानते हुए वो चाइना को छोड़ के निकल रही हैं और वो बहुत सारे देशों में जा रही हैं। ये देश सिर्फ इंडिया ही नहीं, वियतनाम भी है, ताइवान भी है और मलेशिया भी है। तो इस वजह से चाइना बेसिकली एक आक्रामक रूप ले चुका है। इसी वजह से, क्योंकि चाइना के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो चाइना के अंदर कंपनीज़ हैं, जो दूसरी कंट्रीज़ आज चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हैं, इन कंपनीज़ की वजह से वो डिपेंडेंसी दूसरी कंट्रीज़ की चाइना के ऊपर से ख़त्म हो जाएगी। इसी वजह से चाइना आज आक्रामक रूप ले चुका है। ये गुड न्यूज़ हिंदुस्तान के लिए, ये अच्छी खबर हिंदुस्तान के लिए है कि वो कंपनीज़ इंडिया में इन्वेस्ट करने जा रही हैं। लेकिन ये खबर चाइना के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि चाइना उनके प्रोडक्ट्स को, उन कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड में बेचता था और उससे अच्छा खासा प्रॉफिट कमाता था। तो ये चीज़ हमारे को समझने की ज़रूरत है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ यही चीज़ बताने वाला हूँ कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबल सप्लाई चेन क्या है और कौन कौन सी कंपनीज़ इंडिया में आने वाली हैं और चाइना किस तरीके से आक्रामक रूप ले रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कौन कौन सी कंपनीज इंडिया में आ रही हैं। इंडिया में ऑलमोस्ट 1000 कंपनीज, यूएस बेस्ड कंपनीज इन्वेस्ट करने वाली हैं। इसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, एबट है, मेडिट्रॉनिक्स है, सिस्को है। इस टाइप की बड़ी बड़ी कंपनीज जब इंडिया में आएंगी तो आप ये चीज़ सोचिए कि इंडिया में कितनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ लेबर को भी यहाँ पे और काम करने का मौका मिलेगा। जो कोरोना वायरस पैंडेमिक के बाद इतनी ज़्यादा लेबर अनएम्प्लॉयड हो गई थी, ऐसी कंपनीज जब इंडिया में आएंगी तो कितने मास लेवल पर लेबर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। लेकिन ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो रही है कि जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है चाइना की, वो उन कंपनीज में गलत मैसेज पहुंचा रही है कि जिस कंट्री में आप जा रहे हो उस कंट्री की इकोनॉमी स्टेबल नहीं है। और इसी वजह से इकोनॉमी को हिलाने के लिए, इसी वजह से चाइना ना ही सिर्फ इंडिया पर, इंडोनेशिया पर, वियतनाम पे और ताइवान पे, मलेशिया पे, इन सब जगहों पे अटैक कर रहा है। आपको शायद पता भी नहीं होगा, लेकिन हाल ही के कुछ दिनों में इंडिया पे 2 बार ये अटैक्स हो चुके हैं। नाकुला पास पहला केस था। नाकुला पास पे इंडिया चाइना आर्मी की मुठभेड़ हुई थी और वहाँ पे दोनों ही आर्मीज़ का अच्छा खासा नुकसान हुआ है। और सेकंड इज अभी ही कुछ दिन पहले नॉर्थ ईस्ट लद्दाख से, लद्दाख एक ऊपरी विभाग है और बहुत सुंदर हिस्सा है हिंदुस्तान का, वहाँ से 3 हेलीकॉप्टर्स चाइना के इंडिया में एंटर करने वाले थे। और जैसे ही डिफेंस फोर्सेस को इस चीज़ के बारे में पता लगा, उन्होंने उसी टाइम पे ले एयरपोर्ट से 3 फ्लाइंग जेट्स, फाइटर जेट्स को वहाँ से उड़ाया और इनका ये प्लान को फ्लॉप किया। तो आप एक चीज़ समझिए कि ये सब जो अटैक्स हमारे ऊपर हो रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि चाइना वांट्स टू अटैक इंडिया। ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि चाइना इंडिया को परेशान करना चाहता है। इंडिया ऑलरेडी कोरोना वायरस से जूझ रहा है, वहाँ से चाइना इफेक्ट अटैक कर रहा है और यहाँ से पाकिस्तान अटैक कर रहा है। तो इंडिया इतना ज़्यादा इन चीज़ों में बिजी हो जाएगा तो अपनी आर्थिक स्थिति को नहीं संभाल पाएगा। इसी वजह से चाइना जो है इंडिया पे बार बार ये अटैक कर रहा है। और उनकी जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो ये चीज़ मैसेज वहाँ पे पहुँचा रही है कंपनीज में, वो मैसेज को ट्रू करना है। ये पहला इंसिडेंट है। दूसरा इंसिडेंट ये है इंडिया नेपाल डिस्प्यूट। अभी तक इंडिया और नेपाल के इतने अच्छे रिलेशंस थे, लेकिन अभी ही ऐसा क्या हुआ कि इंडिया और नेपाल में डिस्प्यूट हो गया। लीपू लेक पास, जो कि कैलाश मानसरोवर का रास्ता है, उस चीज पे नेपाल ने ये चीज क्लेम करी है कि ये उनकी एंटिटी है। अभी तक तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अभी ये प्रॉब्लम उठी है। तो नेपाल ऐसा जरूर कह रहा है कि उन्होंने खुद से ये बात बोली है, लेकिन पूरा वर्ल्ड ये बात मान रहा है कि नेपाल ने ये चीज इसलिए बोली है क्योंकि उनको चाइना के द्वारा फोर्स करा गया है और चाइना के प्रेशर के अंडर आकर ये चीज बोली है। ये दूसरा केस है। मैं आपको तीसरा केस देता हूँ। तीसरा केस है 3 अप्रैल को चाइना ने शिपिंग बोट को अटैक करा है वियतनाम की, जिसमें 8 फिशरमैन वहीं पे डूब के मर गए हैं। एक फिशिंग बोट को अटैक करना इज नॉट अ पीस ऑफ ग्रेस। ये कोई बहुत शाबाशी की बात नहीं है कि आपने शिपिंग बोट पे अटैक कर दिया। और साथ ही साथ परासल आइलैंड, जो कि साउथ चाइना सी के साथ लगता है, वहाँ पर भी लगातार चाइना उनको परेशान कर रहा है। तो वियतनाम जैसी जगह को भी चाइना परेशान कर रहा है लगातार। अब मैं आपको चौथा एग्जांपल देता हूँ, इंडोनेशिया का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। इंडोनेशिया की फिशिंग फ्लीट्स को चाइना बेसिकली परेशान कर रहा है। इंडोनेशिया ने फर्स्ट वीक ऑफ मई में यूएन से प्रोटेक्शन मांगी है अपने लिए। उन्होंने ये चीज़ बोली है कि आप हमको चाइना से प्रोटेक्शन दो। साथ ही साथ में कुछ फिशरमैन्स को चाइना पकड़ के ले गया और वहाँ पे उनको लेबर्स की तरह ट्रीट करा जा रहा है। तो आप एक चीज़ समझिए कि ये सब अटैक्स बाकी कंट्रीज पे तो नहीं हो रहे हैं, सिर्फ इंडिया पे, इंडोनेशिया पे, वियतनाम पे, ताइवान पे, ऐसी ही जगहों पे अटैक चाइना क्यों कर रहा है? क्योंकि वो सब कंपनीज जो हैं वो इन्हीं कंट्रीज में जा रही हैं और उसकी वजह से चाइना को आर्थिक लॉस होने वाला है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, मलेशिया का एग्जांपल देता हूँ। साउथ मलेशिया के आसपास चाइना की शिप्स घूम रही हैं। उसका क्या रीज़न है, उसका क्या मतलब है? उसका कोई मतलब नहीं बनता है, पर वो सिर्फ एक टेंशन का माहौल मलेशिया के लिए क्रिएट कर रही हैं। चाइना बहुत स्ट्रांग है मलेशिया के आगे और इसीलिए ही वो एक टेंशन का माहौल मलेशिया में क्रिएट कर रहे हैं, ताकि ऐसी कंट्रीज उनसे डर जाएं या उनसे दबकर
वो उन कंपनीज को आने से मना कर दी। आज ये वाला माहौल वर्ल्ड लेवल पे चल रहा है, लेकिन किसी भी मीडिया चैनल में इस चीज़ का कोई जिक्र नहीं हो रहा। और उसके लिए शायद हो सकता है कि उनके पास अपने कुछ रीजंस हों। सिर्फ आप यही छोड़िए, मैं आपको ग्लोबल सप्लाई चेन के बारे में बताता हूँ। ग्लोबल सप्लाई चेन में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ग्लोबल सप्लाई चेन क्या है? कोई भी कंट्री अपने जब एक्सपोर्ट करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड अपनी कंपनीज के थ्रू, उसको ग्लोबल सप्लाई चेन कहते हैं। बेसिकली बहुत आसान भाषा में मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। चाइना का एक बेल्ट और रोड इनिशिएटिव भी है। चाइना पिछले 30 साल से ग्लोबल सप्लाई चेन पे काम कर रहा है और पिछले 15 सालों से बेल्ट और रोड इनिशिएटिव पे काम कर रहा है। बेल्ट और रोड इनिशिएटिव का उनका मतलब है वो एक ऐसा रोड मैप बिछाना चाहते हैं, ऐसी रोड्स और हाईवेज बनाना चाहते हैं जिससे कि उनका प्रोडक्ट पूरी दुनिया में पहुंच सके। वो इतनी ज़्यादा एक्सटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इतनी ज़्यादा बड़े स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कि आज बड़ी बड़ी कंट्रीज, यूएस जैसी कंट्री, पूरे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री यूएस भी आज चाइना पे डिपेंडेंट हो चुकी है। और हिंदुस्तान तो लगभग 90% चाइना पे डिपेंडेंट है। मेरे पास ये स्पीकर है, आप इसमें देखिए, मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, इसमें चाइनीज़ में लिखा हुआ है। आप अपने आसपास देखिए, आप जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, आप कुछ भी देखिए, आप अपने घर में ही देखिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 50% से ज़्यादा माल मेड इन चाइना होगा। और ये मैंने बहुत कम परसेंटेज आपको बताई है, कुछ जगहों पर तो 90% प्लस भी पॉसिबिलिटी है। आज यूएस की बात कर लेते हैं, मैं आपको एक एरोप्लेन का एग्जाम्पल देता हूँ। एक एरोप्लेन में सिर्फ एक पार्ट नहीं है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। हेड होता है, विंग होता है, टेल होता है, बीच का कंपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत कुछ होता है, सीट्स होती हैं, एवरीथिंग इज देयर इन एन एरोप्लेन। आज की डेट में सब कुछ चाइना में भी बन रहा है, पर एरोप्लेन की पर्टिकुलरली बात करें, ये असेंबल होता है यूएस में। पार्ट्स आते हैं डिफरेंट जगह से, लेकिन जहां भी पार्ट्स बन रहे हैं उसमें नट बोल्ट्स लग रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं वो चाइना में ही बन रहे हैं। तो आप एक चीज़ समझिए, उस बड़े पार्ट को बनाने के लिए, एक एरोप्लेन को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूएस चाहे उसको असेंबल कर ले, जापान चाहे उसका एक विंग बना दे, पर उस विंग को बनाने के लिए भी जापान चाइना पे डिपेंडेंट है नट बोल्ट्स के लिए। जापान टेक्नोलॉजी में बहुत आगे वाला देश है। जो आज टेक्नोलॉजी इंडिया में है, शायद जापान में 10 साल पहले थी। जापान बाकी सब कंट्री से टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चलता है। तो आप एक चीज़ को समझिए कि इस वक्त हर एक कंट्री, ऑलमोस्ट सारे बड़े बड़े नेशंस चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। अभी कोरोना वायरस पैंडेमिक के टाइम पर जब डोनाल्ड ट्रंप, जो यूएस के राष्ट्रपति हैं, जब उन्होंने ये चीज़ ब्लेम करी कि ये बेसिकली जो कोरोना वायरस है ये वुहान लेबोरेटरी से निकला, वुहान वायरोलॉजी लैब से निकला, तब उस केस में इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि जो अमेरिका के अपने प्लांट्स हैं चाइना के अंदर, जो मास्क बना रहे हैं, उस पर भी चाइना ने इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, क्योंकि वहाँ पे काम करने वाली चाइनीज़ लेबर है। चाइनीज़ लेबर की वजह से वहाँ पे इतने रिस्ट्रिक्शंस लग गए हैं कि वो मास्क भी आज अमेरिका तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। रीग्लोबलाइजेशन के ऊपर अमेरिका आगे बढ़ चुका है। तो क्या आज हम इंडियंस रीग्लोबलाइजेशन में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं? 90% अमेरिका आज चाइना पर डिपेंडेंट है। तो आप समझ के देखिए, पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देश अगर 90% तक चाइना पर डिपेंडेंट है, तो हिंदुस्तान की क्या स्थिति होगी? हम सब लोग अपने घरों में बैठ के चीज़ बोल देते हैं कि ये ऐसे कर दिया, ये वैसे कर दिया, लेकिन आज हमें इस चीज़ को समझने की जरूरत है कि क्या हमारी इस वक्त स्थिति है। 20 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया के एमएसएमईज को दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरा का पूरा एमएसएमईज को दिया, लेकिन हाँ, उसमें से कुछ विभाग एमएसएमईज को भी दिया। उन्होंने एक अभियान चलाया कि हमारे को अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है। तो आत्मनिर्भर बनाने की बात सिर्फ ये नहीं है कि हमें सिर्फ अपने से मतलब रखना है। आत्मनिर्भर की बात यह है कि हमें जो है अपने आप इतना सक्षम बनाना है अपने को कि हम जो है किसी भी कंट्री के किसी भी प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट ना रहें। और एक सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ। जब अमेरिका बार बार चाइना को इस बारे में बोल रहा था, तब चाइना ने एक स्टेटमेंट दी थी, और ये चाइना के न्यूज़पेपर की स्टेटमेंट है कि आज चाइना कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन अगर चाइना चाहे तो यूएस की दवाइयाँ तक बंद कर सकता है, और यूएस पूरा का पूरा इस नोवेल कोरोना वायरस के चक्कर में पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसको कोई मेडिकल असिस्टेंस नहीं मिलेगी। आप समझ के चलिए, हम एक ऐसे देश के बारे में बात कर रहे हैं जिसने इस टाइम पर भी ऐसी स्टेटमेंट अपने न्यूज़पेपर में छाप दी। क्या ये ह्यूमैनिटी के फेवर में है? क्या ये इंसानियत के फेवर में है? नहीं है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि हमें आज एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, हमें कुछ आज ऐसा करना पड़ेगा कि हम चाइना के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी को कम करें और धीरे धीरे करके हम उसको ख़त्म कर दें। और वो कैसे होगा? एक इलाज तो नरेंद्र मोदी जी ने बता दिया हमारे को कि हमारे को ब्रांडेड मटेरियल से ज़्यादा लोकल मटेरियल पे स्विच करना पड़ेगा। कुछ सोल्यूशंस मैं आपको बताता हूँ। हमारे को सबसे पहले तो यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ानी होगी, छोटे से छोटे पार्ट की। कुछ भी है, आप देखिए, कुछ भी है, फ़ोन में अगर छोटा पार्ट है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हमारे को इंडिया में शुरू करनी पड़ेगी, तभी ये पॉसिबल है। हम सीधा उसको बॉयकॉट नहीं कर सकते। बॉयकॉट कर देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? तो सबसे पहले तो हमारे को यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, छोटे छोटे पार्ट के हमारे को प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, और उसमें गवर्नमेंट श्योरली हमारी हेल्प करेगी। दूसरी बात, हमारे को धीरे धीरे करके चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना पड़ेगा। हमारे को ये देखना होगा, अगर हम कुछ खरीदने जा रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ खरीदने जा रहे हैं, हम कुछ भी खरीदने जा रहे हैं, तो हमारे को शॉपकीपर को ये बात बोलनी पड़ेगी कि मुझे मेड इन इंडिया माल दिखाओ। शुरू में तो शायद हम मेड इन यूएस या मेड इन ताइवान या मेड इन वियतनाम भी ले सकते हैं,
लेकिन धीरे धीरे करके हमारे को हैबिट ऐसी बनानी पड़ेगी कि हम मेड इन इंडिया मटेरियल ही खरीदें। उससे क्या होएगा, एक ग्लोबल लेवल पे हम लोग ये रिप्रेजेंट कर पाएंगे, वी इंडियंस ओनली यूज द इंडियन प्रोडक्ट्स। इसका मैं आपको ऐसा एग्जांपल देता हूँ, शायद आप उससे अग्री भी कर जाओगे। जितनी बड़ी बड़ी वर्ल्ड की मीटिंग्स होती हैं, हर एक जो उनका लीडर होता है वो अपनी नेशनल लैंग्वेज में बात करता है। इतनी रिस्पेक्ट वो कैरी करते हैं अपनी लैंग्वेज के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने लोगों के लिए। और हम इंडियंस क्या कर रहे हैं, हम लोग उनको कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, वो आपके पर्सनल रिव्यूज़ हैं, आप पर्सनल लेवल पे कुछ भी करिए, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इंडियन प्रोडक्ट्स को चूज़ करिए। सबसे पहले तो प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, छोटे छोटे पार्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। देखिए, एक बारी में हम चाइना से नाता नहीं तोड़ सकते। हम ये नहीं कर सकते कि यार आज लड़ाई होगी तो कल भाई जा मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होएगा। हमारे को धीरे धीरे करके इस फेस को करना पड़ेगा। और उसको हम आज करना शुरू करते हैं, 3 साल या 4 साल के अंदर हम उस चीज़ को करने में कारगर साबित हो जाएंगे। साथ में तीसरा क्या होता है कि हमें बेसिकली अपने कंपटीशन को खत्म करना पड़ेगा। आज हमारा कंपटीशन कौन होएगा, अगर हम चाइना के खिलाफ चाइना की इकोनॉमी को डिग्रेड करने के लिए शुरू हो जाते हैं, चाइना की इकोनॉमी पर अटैक करते हैं, तो चाइनीज कंपनीज हमारा बेसिकली कंपटीटर होगी। तो हमारे को ऐसा काम करना पड़ेगा जो कंपटीशन धीरे धीरे करके हम उसको खत्म कर दें। और वो कैसे होगा, देखिए इंडियंस में दिमाग की किसी चीज़ की कमी नहीं है। आज बड़ी से बड़ी कंपनी का आज CEO उठा के देख लो तो इंडियन ही मिलेगा। इंडिया एक ऐसा देश है जो जुगाड़ पे चलता है। कैसे कैसे जुगाड़ के आप वीडियोस देख सकते हो, यूट्यूब पे जाकर देख सकते हो, और भी बहुत जगह जाकर देख सकते हो। बुद्धि की हमारे पास कमी नहीं है, लेबर की हमारे पास कमी नहीं है, मैन पावर की हमारे पास कमी नहीं है, एजुकेशन की हमारे पास कमी नहीं है। तो हमारे पास कमी कहाँ आ रही है, सिर्फ विल की कमी है हमारे पास। हम लोग एक ईजी शॉर्टकट वे ढूंढना चाहते हैं। तो उस शॉर्टकट को ना ढूंढते हुए आज हमें अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। इनफैक्ट मेरी वाली जनरेशन को स्टैंड लेना पड़ेगा, बिकॉज अगर हमने आज स्टैंड नहीं लिया तो शायद हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ नहीं छोड़ पाएंगे। इंडिया शायद हो सकता है कि दोबारा गुलाम बन जाए। और एक चीज़ मैं आपको बताया था, जो मेरा फाइनल पॉइंट था वो गवर्नमेंट ने अभी से कर दिया है। चाइनीज़ प्रोडक्ट पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है। तो आप एक चीज़ समझिए कि ये मेरे रिव्यूज़ नहीं है, ये मेरे व्यूज़ नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट भी ये चाहती है, US गवर्नमेंट भी ये चाहती है, जापान की गवर्नमेंट भी ये चाहती है, जर्मनी की गवर्नमेंट भी ये चाहती है, इजराइल की गवर्नमेंट भी ये चाहती है, ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट भी ये चाहती है। क्योंकि सबको आज वर्ल्ड में ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि इंडिया एक फाइटिंग नेशन नहीं है। पर अब हमारे को प्रूव करना पड़ेगा कि हम एक फाइटिंग नेशन हैं, हम अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। और सारे वर्ल्ड को ये चीज़ भी पता है कि इंडिया एक ऐसा देश है जो दुश्मनी निभाना नहीं, दोस्ती और प्यार निभाना जानता है। तो आज एक हमारी ड्यूटी बनती है कि हम हर एक इंडियन को इन पर्टिकुलर पॉइंट्स के बारे में बताएं। चाहे आप उनको मैनुअली बताएं, चाहे आपको वीडियो शेयर करें, बट प्लीज़ आप मेक श्योर करिए अपने पड़ोसियों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने दोस्तों को ये वीडियो भेजिए या उनको बताइए इस चीज़ के बारे में। तो अगर आप उनको बताएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको एक डिफरेंस मिलना शुरू हो जाएगा। स्टार्ट यूजिंग इंडियन प्रोडक्ट्स। और इस चैलेंज को अब हमें पूरा करना है मिलकर। आज तक हमने बहुत सारे चैलेंजेस पूरे कर लिए हैं। आइस बकेट चैलेंज कर लिया है, हमने की चैलेंज कर लिया है, अभी लॉकडाउन में साड़ी चैलेंज चल रहा था, कुकिंग चैलेंज चल रहा था, कैसे कैसे चैलेंजेस हमने पूरे करे हैं। लेकिन आज हमारे को ये चैलेंज भी पूरा करना है। मैं एज एन इंडियन आज प्लेज करता हूँ कि मैं इंडियन प्रोडक्ट यूज़ करूँगा। देखो, जो मेरे घर में प्रोडक्ट्स आ चुके हैं मैं उनको उठा के बाहर तो नहीं फेंक सकता हूँ, क्योंकि उसमें मेरा रेवेन्यू लगा हुआ है, मेरा पैसा लगा हुआ है। लेकिन आने वाले टाइम में आगे मैं कुछ लेने जाऊँगा तो मैं ये ट्राई करूँगा कि मैं इंडियन प्रोडक्ट ही लेकर आऊँ। अगर कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है तो बात अलग है, अगर ऑल्टरनेटिव है तो मैं इंडियन प्रोडक्ट ही खरीदूँगा। तो क्या आप प्लेज ले सकते हैं इस चीज़ के पीछे? क्या आप गवर्नमेंट की हेल्प कर सकते हैं? क्या आप खुद की हेल्प कर सकते हैं? अपनी नेक्स्ट जनरेशन की हेल्प कर सकते हैं? अगर येस है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आप नहीं चाहते हैं इस वीडियो को शेयर करना, तब भी मैं आपसे एक चीज़ बोलूँगा कि प्लीज़ अपने नोन्स को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, फैमिली को आप इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करिए। मुझे हेटरेट नहीं फैलानी है, मुझे पॉजिटिविटी फैलानी है लोगों के अंदर। मैं चाहता हूँ कि इंडिया के लोग पॉजिटिव कंटेक्ट से इस लॉकडाउन से बाहर निकलें। आज हम कुछ ना कुछ सीख के बाहर निकलें, एक मोटिव लेके बाहर निकलें कि अब लॉकडाउन के बाद हमारा मोटिव क्या है। हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, हमें सबके बारे में सोचना है। और सबके बारे में हम कैसे सोचेंगे? देश में पैसा आएगा अगर हम देश को ग्रो करेंगे, हम यहाँ के बिजनेस को ग्रो करेंगे, यहाँ पे हम आर्थिक लेवल की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे। तो आप एक चीज़ समझिए कि देश में जो पैसा आएगा वो सिर्फ आपके और मेरे काम नहीं आएगा, वो सबके काम आएगा। आज लेबर की इतनी प्रॉब्लम हो रही है, मिडिल क्लास आदमी मर रहा है, सब कुछ हो रहा है। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली आज इस वक्त लॉकडाउन में परेशान चल रही है। तो वो परेशानियों को कम करने के लिए अब हमें आने वाले 5 सालों तक बहुत अच्छा काम करके दिखाना होगा। ये कंपनीज जो इंडिया में आने वाली हैं, हमें इनको दिखाना होगा कि इंडिया भी एक स्टेबल नेशन है। आप एक चीज़ समझिए, अगर ये कंपनीज इंडिया में आके ग्रो करती हैं तो बहुत सारी कंपनीज जो चाइना में प्रेजेंट हैं वो शायद इंडिया में आ जाए। ये 1000 कंपनीज अगर इंडिया में आ जाती हैं तो उससे चाइना को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, वो एक चींटी बराबर है ड्रैगन के सामने। लेकिन अगर हम लोग आज से शुरू हो जाएं और हमें प्लेज ले लें कि नहीं यार हम लोग इंडिया की हेल्प करेंगे, हम खुद की हेल्प करेंगे, तो शायद 4 से 5 सालों में हम चाइना को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। हमें कोई अटैक नहीं करना है, हमें कोई मिसाइल नहीं चलानी है, हमें कोई वॉर नहीं करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करनी है, जिससे चाइना की आर्थिक स्थिति अपने आप नीचे आ जाएगी। तो चलिए मैं इसी के साथ अलविदा लेता हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा। इसको आप चैलेंज ले लीजिए कि इसको इन्फॉर्मेशन को आप पास ऑन करिए। और
इस लॉकडाउन से बाहर निकलने के बाद हमें सिर्फ एक ही चीज़ पे ध्यान देना है कि हमें अपने बिजनेस को ग्रो करना है, हमें इंडियन प्रोडक्ट्स पे ध्यान देना है। तो चलिए मैं अलविदा लेता हूँ। नमस्कार।